हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज जुड़ेंगे हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस, हाय, गुड आफ्टरनून। मानस करेंगे अगले आधे घंटे हम सबकी मदद। लेकर आइए स्क्रीन पे पहले लेकिन टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी, आप सब रीच आउट करिए प्लीज। आज तो हो गया इस हफ्ते का कल्मिनेशन, लेकिन अगले हफ्ते इस प्रॉमिस के साथ छोड़े जाऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आप लोगों की हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगले हफ्ते रेज करेंगे। आप प्लीज रीच आउट करिए। लेकिन उसके लिए भारतीय बाजार कुछ इंप्रूव करते हुए, हालांकि 1/4% के दबाव के साथ इस समय कामकाज करते हुए, लेकिन थोड़ी देर पहले YouTube लाइव पे था मैं, तब भी आ रहा था तो 0.5% का दबाव था। वो 0.5% का दबाव अब 1/4 रह गया है। अच्छे मूव्स पिछले कुछ मिनटों में, पिछले आधे घंटे में भारतीय बाजार इस समय एंजॉय करता हुआ तो लो से एक मीनिंगफुल रिकवरी दिखा रहा है। 270 आज के दिन के लो, 370 के आसपास आके खड़े हुए। दिन के लो से दरअसल 100 पॉइंट के आसपास की रिकवरी। तो कल तगड़े प्रेशर का दिन, आज शुरुआती उछाल के बाद या शुरुआत के बाद से प्रेशर माउंट हुआ था। अब फ्राइडे के दिन के लो से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश हो रही है। मानस, कितना भरोसा है इस रिकवरी पे? कल कितना मूड बिगड़ा, कितने चार्ज बिगड़े? आपका अप्रोच निफ्टी को लेकर या फिर निफ्टी बैंक को लेकर क्या है? आशीष जी, देखिए, ये सही है कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं खराब हुआ है। दो तीन चीजें हैं। अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। नेकलाइन ब्रेक हुई है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। कैंडलस्टिक चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिखेगा। पिछले हफ्ते वीकली चार्ट पे एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना था। तो सब मिला के ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से करेक्शन डीप और डीप हो सकता है। 18,100 18,000 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो उछाल आज मिला है उस पे मैं नहीं समझता कि अग्रेसिव होकर खरीदारी करनी चाहिए। इंतजार करिए, अगर 18,500 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करे तभी आपको अग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है। उससे पहले ही सेल और रैलीज का ही मार्केट बना रहेगा। हाँ, ये लेवल्स वॉच आउट करिए। एल्स सेल ऑन रैलीज का ही ये बाजार रहेगा। कुछ स्टॉक्स जो इस समय मदद कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्क्रीन पे खींचिए। वो हैवी वेट अब 1.25% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ पिछले कुछ मिनटों में, पिछले कुछ ये एक घंटे में कह लीजिए, बढ़िया इंट्राडे रिकवरी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। बजाज फिनसर्व को स्क्रीन पे रखिएगा। एक और वेटेज के लिहाज से इंपॉर्टेंट स्टॉक बजाज, नहीं, इंट्राडे चार्ट दिखाइए पहले। बजाज फिनसर्व आपकी स्क्रीन पे, ऐसे ही बजाज फाइनेंस, दोनों बजाज ट्विंस बढ़िया रिकवरी दिखाते हुए रिलायंस के साथ साथ। और फिर एक रखिए इन्फोसिस को, एक और हेवी वेट हाईलाइट कर रहा हूं। इन्फोसिस इन ग्रीन लौटता हुआ कल के आईटी के उस दबाव के बाद, शुरुआत में कमजोरी के बाद इंट्राडे में इस समय बढ़िया रिकवरी एंजॉय करता हुआ। ये कुछ स्टॉक्स, रिलायंस, बजाज ट्विंस, इन्फोसिस, लार्जली इन हेवीवेट्स की मदद से हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया मूव भारतीय बाजार में बनता हुआ। मानस, ये निफ्टी 50 के चलने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये हेवीवेट्स, इनमें से कहीं कोई ट्रेड नजर आ रहा है क्या? देखिए, इनमें से ओएनजीसी की बात मॉर्निंग में हुई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक सही स्तर पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। कैंडलस्टिक पैटर्न पॉजिटिव बन रहा है। केवल मैं इंतजार कर रहा हूँ 20 डे मूविंग एवरेज का ब्रेक होने का। अगर 2625 के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली आपको रिलायंस में खरीदारी करके चलना है 2700 रुपए के टारगेट के लिए। कंडीशनल बाय 2700 के टारगेट्स के लिए रिलायंस चुना है मानस ने। तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो अगर कोई ट्रेड लेने का मन बनाए आप, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, कंसल्टेंट से जरूर एक बार बातचीत कर ले। पर हाँ, ओएनजीसी, रिलायंस दोनों स्क्रीन पर अलग अलग साथ साथ रख दीजिएगा। वो लक्ष्मण ने जो आपको बताया था सुबह, फोर्टनाइटली रिव्यू, कैसे विंडफॉल टैक्स रिड्यूस किए गए, ये उसका फायदा इस समय बढ़िया तरीके से ओएनजीसी के साथ साथ रिलायंस दोनों एंजॉय करते हुए सबसे बड़े बेनिफिशियरीज कल के उस कदम के। लेकिन चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। हमें आज इंदौर जाना है, बीकानेर जाना है और जामनगर जाना है। जो सब जुड़ चुके हैं, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले इंदौर से राधा पहाड़िया जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। राधा मैम, गुड आफ्टरनून। नमस्ते मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते। राधा मैम, पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा जो मानस के सामने रखा जाए? सर, मेरे हैथवे केबल के 1200 शेयर है, लेटर है 28 रुपए में। और ये हैथवे केबल्स क्यों लिया था मैम? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या कभी मोमेंटम आया था, सोचा था घुसूंगी आगे निकल जाऊंगी जल्दी, ऐसा सोचा था? क्या सोचा था?
नहीं सर, ये साल भर पहले लिया था, तो मेरे ब्रोकर ने बताया था कि 38 रुपए तक जाएगा। अभी कितना समय हो गया लिए हुए? साल भर हो गया है? जब ये मतलब बड़ा ही था, 26, 27, 28 रुपए आया था, उसी टाइम लिया था। तो ब्रोकर ने मोमेंटम वाला स्टॉक पकड़ाया था तो कोई स्टॉप लॉस लगवाया था कि नहीं लगवाया था? नहीं, नहीं लगाया सर। ठीक है। तो आप अपना सारा पोर्टफोलियो अपने आप कुछ डिसाइड करते हो कि ब्रोकर ही डिसाइड कर रहा है, कॉल ले रहा है? नहीं सर, अब वो रख लिया था, वो कम हो गया तो लॉस में नहीं बेचा उसको, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया। और बाकी सारी स्टॉक भी ब्रोकर की तरफ से ही आती हैं? नहीं नहीं सर, अब तो खुद करते हैं। अब तो खुद पहले करते हैं। एक ठीक, मेरा ये ब्रोकर पुराना था है जो फंसा आदि हुआ है। सिक्योरिटीज इंदौर में, हाँ नहीं, नाम वाम छोड़ दीजिए, तो ठीक है। सर वो दिवालिया आप निकाल के समझ चले गए। गए। हैथवे केबल, मानस मोमेंटम तगड़ा पकड़ा जिस समय इन्होंने लिया होगा, शायद ब्रोकर बोला 36-38 तक जाएगा, उल्टा नीचा आ गया 9-10 रुपया। अब पुराना 1 साल की पुरानी होल्डिंग, क्या करना चाहिए हैथवे में? कैसे लॉस रिड्यूस किए जाए? क्या एनी लेवल पे एग्जिट करा जाए? क्या फर्दर एक्यूमुलेट किया जाए? कोई स्ट्रैटेजी? राधा जी देखिए, जब कोई स्टॉक आप लेते हैं और आपके पास एक टारगेट होता है तो आप वहां पर रिस्क रिवॉर्ड जरूर देख लें। अगर आपने 27 रुपए 28 रुपए पे लिया था तो और 35-36 रुपए के टारगेट के लिए प्ले किया था, तो आपने नीचे 14-15 रुपए के लेवल्स भी देखे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता था। बट फिलहाल अब क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ट पे रिवर्सल देखने को मिला है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, पिछले करीब 2-3 हफ्ते में हमने अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट देखा है, तो मेरी राय में अब स्टॉप लॉस रखना ना भूले। 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हैथवे केबल में बने रहिए। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 20 रुपए का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो वो कंफर्मेशन होगा हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, और अगर 20 रुपए के ऊपर निकलेगा तो जो पूरा ट्रैक हमने 55 रुपीज से देखा है उसको 38% और उसके बाद शायद 50% तक करेक्ट कर सकता है। तो उस केस में आपके जो भाव जो बाइंग प्राइस थे 26-27 रुपए के, वो वापस आ सकते हैं। तो मेरी राय में आप बने रहिए 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। फिलहाल के लिए मैम बने रही है, पर लगाइएगा इस बार ध्यान से 16 रुपए पे स्टॉप लॉस। एक बार 20 के ऊपर निकला तो शायद तेजी तूल पकड़ेगी, उस होप के साथ इस समय होल्ड करेंगे। बीकानेर से स्वाति चौधरी जुड़ती हुई। अरे, इंदौर के नमकीन और बीकानेर के नमकीन बहुत फेमस है। स्वाति, ऐसा है कि बीकानेर के ज्यादा बेहतर होते हैं? गुड आफ्टरनून सर। जी, सुनने में तो आया है, और वैसे हम डेली बेसिस पे यूज भी करते हैं, तो हमें तो काफी अच्छे लगते हैं। राधा जी, कभी डिसाइड आप लोग को बीकानेर वाले ज्यादा पसंद आते हैं कि इंदौर के ही अपने अच्छे हैं? सर इंदौर के ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। दोनों को अपने अपने अच्छे इंदौर के लगते साथ हैं। फेमस है। नहीं तो बीकानेर इंदौर के भी तो बहुत फेमस फेमस है है, सर। बीकानेर के भी बहुत फेमस है, हाँ। भुजिया तो बीकानेर ही इंदौर फेमस कभी है। ट्राई नहीं किया सर, तो अभी हाँ। कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, मैंने दोनों ट्राई करे, मैं भी कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन डायरेक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं डायरेक्टर साहब? अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं तीसरे गेस्ट से पूछो, वर्डिक्ट वो देंगी। तो तीसरे दरअसल जामनगर से नीलम मखेचा जी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। नीलम मैम, आप डिसाइड कर पाए कि इंदौर का अच्छा है कि बीकानेर का नमकीन ज्यादा अच्छा है? एक्चुअली मैंने ट्राई नहीं किया है, तो कुछ आइडिया नहीं है मुझे। लो, कुछ ट्राई ही नहीं करा है। खैर, स्वाति जी, आपका पहला सवाल कौन सा मानस के लिए? जी सर, मेरा पहला सवाल है संवर्धना मदरसन सूमी। 7340 की परचेज प्राइस है। ओके। सो अभी कुछ 70-90 के आसपास चल रहा है, और Yes. 1150 शेयर है मेरे पास, तो क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों आइडिया जानना चाहूंगी। आपने क्यों लिया था? वो तो मानस अब बताएंगे करना क्या है। आपने क्यों लिया था? आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी गिरी है, या ट्रेडिंग का मन था, बहुत गिरा हुआ है चल जाएगा ले लेती हूँ? कहीं से न्यूज थोड़ी सुनी थी कि अभी ये 82 और 100 कुछ 95 100 कुछ जाएगा, लेकिन उसके बाद से गिरता जा रहा है, तो जानना चाहूंगी, अभी उस वजह से लिया था मैं। 82, 95, 100 के टारगेट्स कहीं से आ रहे थे मानस, इसीलिए हमने स्वाति जी ने ले लिया। अब बाइंग के आसपास ही है, 2-2.5 रुपए नीचे है, क्या करें? है तो बहुत अंडर परफॉर्मिंग, पिटा हुआ स्टॉक, कंसर्न्स थे इसके, पर ये भाव दिखेंगे जो इसके लिए हम घुसे हैं स्टॉक में। देखिए, पहले तो स्वाति जी को मैं ये मेंशन करूंगा कि अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। हालांकि अभी बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 68 रुपीज के अगर नीचे गया, तब आप ये मान के चलिएगा कि जो ट्रेंड 135 रुपए से बना हुआ है वो कंटिन्यू हो जाएगा। अगर ये 65 रुपए के नीचे जाएगा तो फिर से गिरावट बढ़ेगी। उस केस में जो पिछले हाईज जो 62 रुपीज के थे वो भी ब्रेक हो सकते हैं, और 57 के लेवल्स को स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो पहले समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर वीक है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव कब होगा? स्ट्रक्चर पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, 77 78 के ऊपर निकलेगा।
अगर वैसा होता है तब तो आपको शायद 90-92 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। ये मैं पोजिशनल बेसिस पे बात कर रहा हूँ आने वाले 2 से 3 मंथ के लिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की जहां तक बात है तो फिर मैं बोलूंगा कि एक स्टॉप लॉस आपको बहुत पास का लगाना है 69 रुपीज का। 69 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 72 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो 75-76 के स्तर देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे अहम स्तर 77 ऊपर के साइड पे और 65 नीचे के साइड पे है। ठीक बात। तो आपको डिसाइड करना है ये शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। दोनों लेवल्स ब्यूटीफुली मानस ने एक्सप्लेन कर दिए। नीलम मैम, आपकी पहली क्वेरी। जी, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिया हुआ है मैंने 12 रुपीज की प्राइस पे, 11,000 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं। अरे वाह, तो फिर बढ़िया प्रॉफिट में है आप। मानस से क्या पूछूं, इन लेवल्स पे बुक करूं या लंबी अवधि के लिए सही चॉइस है, ऐसा पूछूं क्या मानस से? जी हाँ। मानस, नीलम जी ने भाई बजाज हिंदुस्तान लिए, लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छे स्तरों पे लिए, 17 रुपए पे आ गया पर शेयर, 5 रुपए का फायदा और अच्छी खासी क्वांटिटी है। क्या करना चाहिए भाई? मुनाफा बांधने का समय या फिर अब हमारे बाइंग के लेवल्स का बड़ा कंफर्ट है, होल्ड कर लिया जाए? देखिए, बजाज हिंदुस्तान एक ऐसा शेयर है जिसने बहुत बार शुगर की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया और अब कहीं ना कहीं कुछ साइन दिख रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे रिवर्सल के। लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है 200 डे और 100 डे, वो स्टॉक ने ब्रीच किए हैं। हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो भी स्टॉक अब अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना हुआ है और पोजिशनल बेसिस पे बात करें तो शायद आपको 22 रुपए और 24 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मेरी राय में 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 14 रुपीज है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए और बजाज हिंदुस्तान में बने रहिए। बढ़िया, बहुत अच्छा नीट मुनाफा 14 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स के लिए इस पोजीशन में बने रहे। राधा मैम, अगली क्वेरी। जी सर। जी सर, मेरा IRCTC की कॉल ली है मैंने 1 रुपए 30 पैसे पे, 790 की। 790 की कॉल ले रखी है, क्यों ली थी हमने राधा मैम? जी सर, लगा था कि वो बढ़ेगा। आज 2 रुपए 90 पैसे भी आया था तो वो सेल नहीं हुआ, तो मेरे को लगे कि आगे लग सकता नहीं है। लगा मतलब कैसे? आपने कुछ टेक्निकल स्टडी करते हो, किसी ने बताया, या आपको क्यों लगा IRCTC बढ़ेगा? मैं ये पूछना चाहता था बेसिकली। तो सर IRC हमेशा अपोजिट भागता है। हमेशा भागता है। जैसे भी पहले जब इसका IPO आया था हाँ। तो ये माइनस की जगह, मतलब उस दिन बाजार डाउन था और ये ऊपर चढ़ा था उसके। भाई इनका इंटरनल असेसमेंट ये कहता है IRCTC भागता है, इनकी ट्रेनें तो भागती अच्छी हैं। माने कि स्टॉक भागेगा क्या? 790 के कॉल पे क्या करना चाहिए? देखिए, इतना आउट ऑफ मनी कॉल लेना बिल्कुल लॉटरी लेने जैसा होता है। अगर आप एक डायरेक्शनल प्ले कर रहे हैं तो आप कोशिश करनी चाहिए कि एट द मनी या तो थोड़ा सा आउट ऑफ मनी जो कॉल या पुट ऑप्शन हो वहां पर डायरेक्शनल कॉल ले, वो बेहतर स्ट्रेटेजी रहती है। इतना आउट ऑफ मनी, इतना डीप आउट ऑफ मनी कॉल या पुट लेना बिल्कुल एक लॉटरी खेलने जैसा ही लगता है। अभी भी चार्ट पे स्टॉक वीक लगता है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। 635 के स्तर तक स्टॉक फिसल सकता है। कभी कोई उछाल मिले और ये जो इनको थोड़ा छोटा मोटा लॉस हो रहा है वो रिकवर हो जाए तो आई थिंक निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। IRCTC ठीक है, आपको लगा राधा मैम चलेगा, आपने कॉल लिया वो भी सही, लेकिन इतना 790 का कॉल कैसे डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया था? सर वो सबसे कम प्राइस में था तो 1200 रुपए ही लगे, ठीक, मतलब उससे हाँ। तो मतलब वो चले भी जाते तो नहीं, लेकिन आज तो सुबह 2 रुपए 90 पैसे तक आया ये था। हमने सिर्फ राइटर को पैसे देने की तैयारी करी और कुछ नहीं होना इसमें, है ना? अभी मानस कह रहे हैं आपके भाव पे आए तो कट लेने का, निकल जाएंगे इससे। हम इंदौरी थी तो मैंने कहा कट ले, आप समझ जाएंगी, निकल लेने का है मैम स्टॉक से, इस पोजीशन से। स्वाति, अगला सवाल कौन सा? जी सर, GTL इंफ्रा के मेरे पास 6,450 शेयर हैं, 135 की बाइंग है। तो मैंने इस हिसाब से लिया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का है, 5G वगैरह आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपसाइड दिखाए ये। तो क्या राय है, जानना चाहूंगी, या प्राइस पे आने पे निकल जाएं? आपने पेनी स्टॉक पे पंट लिया। आपने जो फंडामेंटल स्टडी करे थे उसका कोई लेना देना नहीं कंपनी के साथ, क्योंकि वो कहानी बहुत पुरानी थी। बहुत दिक्कतों में एक कंपनी है GTL इंफ्रा।
ये बड़ा आपने बहुत रिस्क ले लिया। एक अब मानस क्या करें, कट लें क्या इधर भी? 1.35 पे है क्या, 1.30 पे चल रहा है, 5 पैसे पर शेयर लॉस हो रहा है। ये चार्ट वार्ट में दिख रहा है कि 1.35 वाला 1.5 भी हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा मानस। बात सही है आपकी। देखिए लेकिन मैं स्वाति जी को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आप स्टोरी सही होना एक अलग चीज है, आप किसी स्टोरी पे प्ले कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ उस स्टोरी से आप किस स्टॉक को कनेक्ट कर रहे हैं वो अलग चीज है। तो अगर आप सही स्टॉक उस स्टोरी के लिए नहीं पकड़े, तो उस स्टोरी में अगर कोई बहुत बड़ा मूव आ भी जाएगा तो शायद आपके स्टॉक के प्राइस में मूव नहीं आएगा। तो जीटीएल और इंफ्रा उन्हीं में से एक स्टॉक है जहां पर फंडामेंटल्स वीक लगते हैं। और मेरा समझना यह है कि ऐसे पेनी स्टॉक में ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना सही स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। अगर आपको इस स्टोरी में ही प्ले करना है तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वहां पर प्ले करिए। फिलहाल के लिए स्टॉक में मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि चार्ट पे बिल्कुल भी चार्ट समझ में नहीं आ रहा है। ये आपने फंडामेंटल स्टडी करते करते 1.30 रुपए पे कैसे पहुंच गए मैडम? जीटीएल इंफ्रा कैसे आया? निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, S&P 500 कुछ भी छोड़ के इतना आगे कैसे पहुंच गए फंडामेंटल स्टडी करते करते? जी कहीं सर, से वो आइडिया आया था? देखा थोड़ा प्राइस कम था, इस वजह से मैंने सोचा कि आई थिंक क्या पता अगर 10-20 पैसे भी बढ़ता है तो, जैसे अभी 2-3 दिन पहले 45 पे गया है, सो उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना मैं वहां पे निकल जाती। नहीं ठीक है, चलिए अब ध्यान रखिएगा। मानस का तो कोई व्यू नहीं बन रहा है, आप भी मौका देख के निकलिएगा। हो सकता है जहाँ 2.5 रुपए का हाई बना था पहुंच भी जाए किसी दिन। पंट स्टॉक्स में पंटिंग होती रहती है, लेकिन अपने को इतना बड़ा रिस्क लेने का नहीं, एपेटाइट नहीं है तो छोड़ देने का। एग्जिट करने के मौके ढूंढिएगा मैम। नीलम जी, अगली क्वेरी कौन सी? जी गोकुल रिफॉइल्स है, जो मैंने 5,000 शेयर लिए थे 40 रुपए 30 पैसे के भाव पे। फिर थोड़ा मार्केट कम हो गया तो वापस मैंने 4,900 शेयर लिए थे 31 के भाव पे। तो एवरेज क्या हो गया अपना अब? औसतन आपकी मतलब कुल होल्डिंग होगी ऑलमोस्ट 10,000 शेयर, है ना? हाँ, अंदाजन 10,000 शेयर। औसत प्राइस क्या होगी? मैं मान लूं करीब करीब ये 35-36 पकड़ लूं, है ना? 35-36। तो ठीक है, 40 पे। ये हमने लिया लॉन्ग टर्म के लिए क्या नीलम मैम? सॉरी मैं मिस करके आपने कहा तो। नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। ये जामनगर वाले स्मार्ट हैं। बजाज हिंदुस्तान भी लिया आपने, 12 का 17 हो गया है। यहाँ पे भी औसत 35 का 40 तो हो ही गया है। मानस क्या करना चाहिए भाई? लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए है। एक तो पता नहीं लॉन्ग टर्म लाइक फंडामेंटल कैसे हैं इसके, लेकिन आप चार्ट्स पे क्या बता सकते हो? क्या करना चाहिए? अच्छा मोमेंटम आज भी पकड़ा हुआ है गोकुल रिफॉइल्स का काउंटर। देखिए, नीलम जी ने दोनों स्टॉक बहुत ही बढ़िया पिक किए थे, और जहां तक बात गोकुल की है, एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। आज हमें वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो 38 रुपीज का हर्डल था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। अब देखिए, स्ट्रैटेजी नीलम जी को रखनी है कि पहला काम करना है 34 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। तो इनकी कॉस्ट से 1 रुपए नीचे ही केवल स्टॉप लॉस है। 40 रुपए का भाव चल रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्योंकि ब्रेकआउट आया है इसलिए मेरी राय में तो यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टारगेट है टेक्निकली वो 49 रुपीज का आता है। तो 34 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए 49 रुपीज के टारगेट के लिए। ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो नीलम जी आप? ये बजाज हिंदुस्तान और ये कहाँ से आए? गोकुल ये रिफॉइल सब हस्बैंड ने सजेस्ट किए हुए। हस्बैंड भी खूब ट्रेडिंग करते हैं क्या? हाँ जी, खूब करते हैं। अरे वाह, अगली बार कुछ सजेस्ट करें तो आप टीवी पे आके बताइएगा हम सबको। अगली बार हस्बैंड कुछ सजेस्ट करें आपको तो टीवी पे आके सबको बताइएगा। नीलम जी ने ऑडियो काट दिया, वीडियो ही काट दी, बोले आइडिया नहीं दे सकती मैं किसी को। चलिए, राधा मैम, स्वाति मैम, नीलम जी, अगर आप सुन रहे हो, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अपनी क्वेरीज प्लेटफॉर्म पर रेज करने के लिए। नीलम मैम जुड़ चुकी हैं। नीलम जी, नहीं, समय खत्म हो रहा है मेरा। मानस, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। हैप्पी वीकेंड आपको। अब अपन दोनों की मुलाकात होगी मंडे मॉर्निंग। थैंक यू। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे निफ्टी किसी भी वक्त वापस इन ग्रीन पहुंचता हुआ नजर आएगा। दिन के लो से एक बार रिकवरी दिखाई डॉक्टर साहब, गजब की रिकवरी। ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक में 350 पॉइंट की और निफ्टी में 125 पॉइंट की दिन के लो से
बढ़िया रिकवरी इस समय और ब्रेथ अब मार्केट की धीरे धीरे हर टिक के साथ सुधर रही है। बढ़ने वाले शेयर्स बढ़ रहे हैं, गिरने वाले शेयर्स का क्वांटम रिड्यूस हो रहा है। इंप्रूविंग ब्रेथ, दिन के लोज से बेंचमार्क्स में बढ़िया रिकवरी, यह है समय का सेटअप, लेकिन ब्रेक लेने का समय हो गया है सास बहू सेंसेक्स में। ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे मिड कैप मंत्र के साथ। नमस्कार।